अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। सेल बायोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लास्टिड्स द कलरफुल फैमिली ऑफ प्लांट ऑर्गेनेलिज। ये तमाम ऑर्गेनेलिज पर हम एक एक करके वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, जिसके जरिए हमारा सेल बायोलॉजी का जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग जॉब्स की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत फायदेमंद है। तमाम लेक्चर्स देखें। इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर जो पढ़ा है या आपने जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हैं उससे भी एडवांस्ड, उससे भी बेहतर और ज्यादा डिसिप्लिन नोट्स हैं, ज्यादा डिसिप्लिन ये लेक्चर्स हैं और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन इससे फायदा होगा। और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, वो तमाम हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पेड सेशंस हैं जहां से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं प्लास्टिड्स पर लेक्चर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लास्टिड्स क्या है, फिर प्लास्टिड्स में एक बहुत सारी टाइप्स हैं, वैरायटी बहुत है, हम वो सारी डिस्कस करेंगे। डिटेल में स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे और इससे पहले प्लास्टिड्स के जितने फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं हम उससे स्टेप अप करके ज्यादा डाइवर्स फंक्शंस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि प्लास्टिड्स कैसे बनते हैं और कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट हम स्किप नहीं करने जा रहे। तो आगाज के तौर पर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स ऐसे डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज हैं जो यूकेरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। यूकेरियोट्स के अंदर भी स्पेसिफिकली ये पाए जाते हैं प्लांट्स और प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें आ जाते हैं एल्गी और कुछ दूसरे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते एनिमल्स में और एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स में, जिस तरह के प्रोटोजोआ है या फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी ये नहीं होते। ये किस लिए होते हैं? पहली बात ये कि प्लास्टिड्स जो वर्ड है ये प्लास्टिसिटी से निकला है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बहुत लचकदार होते हैं और बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो पिगमेंट्स हो, चाहे वो यूजफुल सब्सटेंसेस हो, चाहे वो वेस्ट सब्सटेंसेस हो। ये उनको स्टोर करने का काम इनका होता है, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। दैट इज द रीजन वी कॉल देम प्लास्टिड्स। अगर हम इनके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन को देखें तो वो इनके ग्रीन पिगमेंट से बिलोंग करता है। दैट फंक्शन इज अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा आपको जितने भी खूबसूरत फूल दिखाई देते हैं, उनके जो अच्छे अच्छे रंग दिखाई देते हैं, वो प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा आपको फलों में जो रंग दिखाई देते हैं वो भी प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो जितने भी चीजें स्टोर करनी है, स्टार्च स्टोर करना है, लिपिड्स को स्टोर करना है या प्रोटीन्स को स्टोर करना है, वो प्लास्टिड्स में ही होगा। इसी तरह पिगमेंट्स को स्टोर करना, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और हार्मोन्स यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस को स्टोर करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम इसका देखें प्लास्टिड्स का, तो 1837 से 1839 इस टाइम पीरियड के दौरान ह्यूगो फोन मोल, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ही वाज अ वेरी फर्स्ट पर्सन who clearly distinguish the green granules in plant cells। मतलब एक चीज होती है आप उसको पहली दफा ऑब्जर्व करते हो, चाहे आप उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप एक चीज को पहली दफा ऑब्जर्व करते हैं तो डेफिनेटली आप एक चीज पॉइंट आउट कर देते हैं कि इस चीज को भी स्टडी किया जा सकता है। तो ह्यूगो फोन मोल ने पहली दफा ग्रीन ग्रेन्यूल्स को स्टडी किया था। इनको क्लोरोफिल ग्रेन्स का नाम दिया गया और ये क्लोरोफिल ग्रेन जो थे बहुत डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किए गए। 1882 में एंड्रियास शिम्पर ये पहला पर्सन था जिसने इनको प्लास्टिड्स का नाम दिया। मतलब आगे चल के उनकी डिफरेंशिएशन तो बाद में हुई कि क्लोरोप्लास्ट कौन से हैं, क्रोमोप्लास्ट कौन से, ल्यूकोप्लास्ट कौन से, लेकिन ओवरऑल इस तरह के तमाम ऑर्गेनेलिज के लिए पहली दफा प्लास्टिड्स की टर्म किसने यूज की? एंड्रियास शिम्पर ने। और ये इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से हम इसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कह सकते हैं। इसने रिकॉग्नाइज किया था क्लोरोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को और ल्यूकोप्लास्ट को, और इसने ये भी बताया कि ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड भी हैं और ये आपस में कन्वर्ट भी होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरा इसने ऑब्जर्व किया कि ग्रीन बॉडीज यानी कि क्लोरोप्लास्ट डिवाइड भी हो सकते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसका मतलब अगर किसी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नए बन रहे हैं
तो वो पहले से मौजूद क्लोरोप्लास्ट से बने रहे, वो मुख्तलिफ केमिकल्स के जमा होने से बिल्कुल जीरो से बनने वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनकी सिंथेसिस डिनोवो नहीं है, जीरो से नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी रेप्लिकेशन से न्यू क्लोरोप्लास्ट बनते हैं। तो ये सारा क्रेडिट किसे जाएगा? शिम्पर को। उसके बाद एडवर्ड स्ट्रासबर्गर, इसने 1884 में टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लास्टिड की टर्म पहली दफा किसने इंट्रोड्यूस करवाई, क्लोरोप्लास्ट की टर्म पहली दफा किसने इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये सेम पर्सन नहीं है। प्लास्टिड की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है एंड्रियास शिम्पर ने, और एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने पहली दफा क्लोरोप्लास्ट की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है। तो अगर ये एमसीक्यू आता है, आप इसमें मिक्सअप नहीं करेंगे, चीजों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं? जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन है प्लास्टिड्स का। यानी कि जब जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ और कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होते थे, जस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते थे, तो उस वक्त एक बड़े प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने एक छोटे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ किया। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, लेकिन इनगल्फ करने के बाद बड़े ऑर्गेनिज्म ने, बड़े प्रोकैरियोट ने छोटे प्रोकैरियोट को डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि वो उसके अंदर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के तहत रहना शुरू हो गया और उसकी बॉडी का हिस्सा बन गया, और एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद आज हम उनको प्लास्टिड्स कहते हैं। ये सारा प्रोसेस हुआ 2.1 बिलियन ईयर अगो से लेकर 1.8 बिलियन ईयर्स अगो तक, और जिस ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ किया गया ये दुनिया के इब्तदाई साइनोबैक्टीरिया में से एक था। इसका जो एविडेंस है वो हमें कहां से मिलता है? वो एविडेंस हमें यहां से मिलता है कि एक तो क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है, तो ये एक प्रॉपर वेजिकल की तरह है, ये जाकर एडजस्ट हो गया होस्ट में। एक मेम्ब्रेन इसकी अपनी थी जो किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की होती है, दूसरी मेम्ब्रेन इसके होस्ट सेल की थी जो इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गई। दूसरे नंबर पर इनके पास अपना डीएनए है जिसे हम प्लास्टोम कहते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कह रहे थे, इनके डीएनए को हम प्लास्टोम कहेंगे। इनके पास अपने राइबोसोम्स हैं जो ओरिजिन वाइज 70s हैं, यानी कि इनका राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के जैसा है, यूकैरियोटिक राइबोसोम के जैसा नहीं है। रेप्लिकेशन, इनकी रेप्लिकेशन माइटोसिस से नहीं होती बल्कि प्रोकैरियोटिक स्टाइल में होती है, बाइनरी फिशन के प्रोसेस से। फिर इसके बाद ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सेम लेवल की सेंसिटिविटी दिखाते हैं जिस तरह प्रोकैरियोट्स दिखाते हैं, और फिर इनकी जीन्स भी बैक्टीरियल जीन्स यानी कि साइनोबैक्टीरियल जीन्स के जैसी हैं, उनके जैसा होना शो करता है कि इनका ओरिजिन एवोल्यूशन में साइनोबैक्टीरिया से ही हुआ है। अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स का जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि यही स्ट्रक्चर हम अप्लाई कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, क्रोमोप्लास्ट पे और ल्यूकोप्लास्ट में। इनके स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम मिला के इन्वेलप मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स हैं। तो अगर इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे तो इसे हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, और इनके दरमियान ये स्पेस बन जाती है जिसे हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बाउंड्रीज कह लें और बाउंड्रीज की स्पेस कह लें। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वो मीडियम है जो कि अपने अंदर बाकी के स्ट्रक्चर्स को जगह देता है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को स्टडी किया था, वैसे ही यहां पर स्ट्रोमा है जिसके अंदर बाकी के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। बाकी के स्ट्रक्चर में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं जो पाइल अप होकर ग्रेनम बनाती हैं। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन भी याद रखें मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन भी मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। तो जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें फर्क तो होता है, लेकिन कॉमन चीज ये होती है कि एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का जो जनरल स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो वो सारी मेम्ब्रेन्स पर अप्लाई होता है। लिपिड्स और प्रोटीन्स की परसेंटेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर कॉमन है। तो ये आपके पास इस तरह अगर मेम्ब्रेन है तो हर तरफ से कवरिंग है जो सिलेक्टिव बिहेव करेगी चीजों के आने जाने के बारे में। फिर इसके अंदर ये जो खाली जगह बचती है एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में कवरिंग में, इसको ल्यूमन कहते हैं। तो ये इनका जो पूरा एक ढेर बनता है, इसमें काफी सारी क्वींस हैं, सिक्के हैं जो जुड़े हुए हैं। ये सिक्के एक्चुअली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं। फिर इनके दरमियान ये शीट्स रह जाती हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, और इंटरग्रेनम की टर्म भी हम यूज करते हैं।
इसके बाद इनके पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम। थैलाकॉइड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें थैलाकॉइड लेमेली कहते हैं। स्ट्रोमा आपको अगेन यहाँ पे शो हो रहा है। फिर प्लास्टोग्लोबुलाई यानी कि लिपिड ड्रॉप्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह स्टार्च ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। इतनी डिटेल में एक प्लास्टिड के कंपोनेंट आपने कम ही स्टडी किए होंगे और ये आसान है स्टडी करने के पर्सपेक्टिव से और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाता है। अगर आप इसके डीएनए को देखें, इसका डीएनए लीनियर नहीं है, सर्कुलर डीएनए है, जिसके लिए आप न्यूक्लियाइड की टर्म यूज कर सकते हैं। अब एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स हम देखते जाते हैं। सबसे पहले इन्वेलप, जिसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर इनर। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन्स हैं, ये ज्यादा परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो चीजों की मूवमेंट को ज्यादा कंट्रोल करती है। इनके दरमियान स्पेस है जिसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रोल प्ले करती है एटीपी सिंथेसिस में, जहां पर भी वो रोल प्ले किया जाता है, बस प्रोटॉन मूवमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रोटॉन्स मूव करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, जहां पर मूव करते हैं एटीपी सिंथेसिस के दौरान सेंटर से यानी कि ल्यूमन से बाहर की तरफ। नेक्स्ट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वो मेन एक्वस फ्लूइड मैट्रिक्स है जो इनर इन्वेलप के अंदर है। इसके अंदर प्लास्टिड का डीएनए है जिसे प्लास्टोम आप कह सकते हैं, न्यूक्लियाइड कह सकते हैं। 70S राइबोसोम इसके अंदर है। स्ट्रोमा के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है कैल्विन साइकिल। इसके अलावा बहुत सारे फैटी एसिड्स जहां पे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स जहां पे बनते हैं, तो इन सारे केमिकल प्रोसेसेस के जो एंजाइम्स हैं वो भी इसी जगह पर मौजूद हैं। स्टार्च जहां पे स्टोर हो सकता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स जहां पे स्टोर हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर स्टोर होती हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लास्टोग्लोबुलाई, यानी कि वो आप कह सकते हैं कि ग्लोबोज शेप्ड लिपिड ड्रॉपलेट्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये न्यूक्लियाइड्स वगैरह हर एक चीज यहां पर मौजूद है। इंटरनल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में पाइल अप होकर प्रॉपर एक सिस्टम बनाती हैं जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम की प्लूरल फॉर्म ग्रेना है। ये जनरल स्ट्रक्चर था। क्लोरोप्लास्ट को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लास्टिड फैमिली। प्लास्टिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड प्रीकर्सर्स हैं, यानी कि सबसे पहले प्लास्टिड जो बनते हैं जिन्होंने अभी अपने अंदर कोई पिगमेंट स्टोर नहीं किया होता, उनको हम प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं। ये डिफरेंशिएट होते जाएंगे और इन प्रोप्लास्टिड से मुख्तलिफ तरह के प्लास्टिड्स बनते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोप्लास्टिड, जिन्हें हम प्रोजेनिटर्स कहते हैं, जो किसी चीज की बुनियाद रख सकते हैं। तो ये प्रोप्लास्टिड्स हैं हमारे पास। ये छोटे हैं, कलरलेस हैं, पिगमेंट्स कोई नहीं है इनके पास, तो सिंगल न्यूक्लियाइड इनके अंदर मौजूद है। ज्यादा जीनोम की कॉपीज भी इनके पास नहीं है। एक प्लास्टिड्स के पास जीनोम की काफी सारी कॉपीज हो सकती हैं, लेकिन प्रोप्लास्टिड्स के पास या एक कॉपी होगी या थोड़ी होगी। प्रोप्लास्टिड्स पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। जिस तरह टिश्यूज डिफरेंशिएट होंगे उसी तरह इनकी तादाद कम होती जाएगी। उनके मुकाबले में एडवांस जो प्लास्टिड्स हैं वो ज्यादा बनेंगे। क्लोरोप्लास्ट जिसको हमने ज्यादा देखना है, ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहां पर होना है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो पौधों को ग्रीन कलर देता है। तो पौधे का जो हिस्सा भी ग्रीन है डेफिनेटली उसके अंदर क्लोरोफिल किसी ना किसी अमाउंट में मौजूद है। इसका निक नेम हम एक यूज करते हैं लिटरेचर में, दैट इज किचन ऑफ द सेल। साइंटिफिकली हम ये टर्म यूज नहीं करते। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस है और आगे से ने ये फंक्शन बांटा हुआ है कि थैलाकॉइड जो है वो लाइट रिएक्शन करेगा, स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन करेगा। उसकी डिटेल्स आगे चल के देखते हैं। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। तो यहां पर हम देखते हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर। ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हम बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस बन रही है ये स्पेस कहलाती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। चौथी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें यहां पे पॉइंट आउट करनी चाहिए, वो ये मीडियम है, अंदर की खाली जगह जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अलावा ये आपको इस तरह पाइल्स नजर आ रहे हैं, बने हुए ढेर नजर आ रहे हैं, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के हैं, इन्हें हम ग्रेना कहते हैं। तो ये आपके पास ये ग्रेना बने हुए हैं, ठीक है। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें डिटेल में डिस्कस करना है। अब जो लाइट रिएक्शन है कि सूरज की रोशनी पड़ी वो अंदर मौजूद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्लस्टर्स पर पड़ेगी, कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पड़े, ये भी पड़े,
ये फोटो सिस्टम एक पड़ा है, एक ये फोटो सिस्टम पड़ा है। ये पहले डिस्कवर हुआ था, इसको फोटो सिस्टम 1 कह लेते हैं। ये बाद में डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 कह लेते हैं। सूरज की रोशनी इस पर भी तभी पड़ेगी, इस पर भी पड़ेगी। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल जब हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो उनकी ट्रेवलिंग के दौरान बाहर मौजूद जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अंदर जमा हो जाते हैं, और प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन का एक फर्क बनना शुरू हो जाता है। इससे बनती है एक फोर्स जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इससे बनता है ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अंदर जमा होने वाले प्रोटॉन बाहर निकलने के लिए जब रास्ता ढूंढेंगे तो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास F1 पार्टिकल्स हैं, इसके पास CF1 पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसमें से जब प्रोटॉन बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर से मुराद किसी भी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन से निकल के बाहर मौजूद स्ट्रोमा की तरफ, जब ये स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे ये एटीपी बनाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पहुंचेगी वो यूज होगी एक साइक्लिक प्रोसेस में जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। इसकी डिटेल हम देखेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। कैल्विन साइकिल के प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और 3 कार्बन शुगर बनाती है, और 3 कार्बन शुगर आगे चल के ग्लूकोज बनाती है, और ग्लूकोज आगे चल के सक्रोज और स्टार्च को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस में बनाती है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में इन्वेलप है, इन्वेलप के अंदर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होना है, स्टार्च ग्रेन्स लिपिड ड्रॉप्स यहां पे पड़े होंगे, कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स भी यहां पर पड़े होंगे। थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम 2 पड़ा है, फोटो सिस्टम 1 पड़ा है। इसमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स का जो पूरा एक ढेर बनता है उसको हम ग्रेना कहते हैं। ये ऐसे ही है कि आपको पता है कि आप सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हो सोलर प्लेट्स लगाकर, तो आपकी कोशिश होगी कि एक आध प्लेट ना लगाएं, ज्यादा लगाएं। आप जितनी प्लेट्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और फिर आप उनको एक ही सर्किट में कनेक्ट करते हैं। आप ऐसे नहीं करते कि एक सोलर प्लेट की सप्लाई पंखे को दी, दूसरे की आपने मोटर को दे दी, तीसरी की फ्रिज को दे दी। आप ऐसे नहीं करते, आप उसको एक सर्किट में लाते हैं। तो ये जितनी भी थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके पूरे ढेर बनते हैं, ग्रेना बनते हैं, उनकी सप्लाई एक ही जगह पर आती है, और एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करने की जिम्मेदारी इंटरग्रेनम की है जिसे हम स्ट्रोमा लेमिली भी कहते हैं। इसके बाद थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उसे ल्यूमन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये आपस में इस तरह एक ढेर बनाती चली जा रही हैं, लेकिन इनके अंदर ये स्पेस है जो हम छोड़ रहे हैं। इस स्पेस को हम ल्यूमन का नाम देतेंगे। तो ये ल्यूमन का नाम देते जाएंगे। ये इस तरीके से ये थैलाकोइड ल्यूमन्स हैं। इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं लाइक प्लास्टोसाइनिन होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइट रिएक्शन में। फिर यूनिक किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पर। इनमें से कुछ लिपिड्स के नाम है मोनोगैलेक्टोसिल डाइएसिल ग्लिसरॉल MgDG, डाइगैलेक्टोसिल डाइएसिल ग्लिसरॉल DgDG। इनकी खास बात यह है कि इनमें फास्फोरस की बजाय शुगर कंटेनिंग एसाइल ग्रुप्स होते हैं, तो इन्हें हम शुगर कंटेनिंग एसाइल लिपिड्स का नाम देते हैं। अच्छा, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन ज्यादा थी, यहां भी ज्यादा है। वहां पे रेशो बन रही थी 76:24, यहां पे रेशो बन रही है 70:30, यानी कि 70 की रेशो में प्रोटीन्स हैं, 30 की रेशो में लिपिड्स हैं, या 7:3 भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 दोनों है। फोटो सिस्टम 2 पर पानी के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और उससे प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स, ऑप्शंस आर फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमा लेमिली, तो आंसर होगा फोटो सिस्टम 2। ऑक्सीजन गैस कहां पर रिलीज होती है? फोटो सिस्टम 2, और इसी को हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं। इससे आगे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो जाती है जिसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होगा, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन भी इसी के अंदर मौजूद होते हैं। आगे फोटो सिस्टम 1 है, उसकी पास भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसके अंदर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसी तरह एक NADP रिडक्टेज होता है, और फेरिडोक्सिन आयरन सल्फर प्रोटीन्स भी इसी का ही हिस्सा है। और एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसे यहां पर भी है। इनकी लोकेशन स्ट्रोमा लेमिला है, यानी कि प्रॉपर ग्रेनम नहीं, प्रॉपरली इंटरग्रेनम पर एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। ये एक टरबाइन, एक रोटेटरी मोटर की तरह काम करते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं
फोटोसिस्टम 2 यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम 1। दो फोटोसिस्टम है, लाइट दोनों पर बेशक वक्त पड़ती है, सूरज की रोशनी फर्क नहीं करती कि किस पर पहले जाकर गिरना है, दोनों पर पड़ती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन एक सीरीज में चलते हैं, पहले प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, और वहां से पहुंच जाएंगे फोटोसिस्टम 1 के पास। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, ये प्रोटॉन्स को खींच के ला रहे हैं। कहां से कहां ये प्रोटॉन्स को ला रहे हैं? स्ट्रोमा से ल्यूमन में। तो ल्यूमन में प्रोटॉन जमा हो रहे हैं। फिर यहां पर पानी के मॉलिक्यूल टूटे, इससे भी प्रोटॉन बने, ये भी कहां जमा हो रहे हैं? ल्यूमन में। फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन के पास गए, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गए, एनएडीपी रिडक्टेज के पास गए। एनएडीपी रिडक्टेज ने क्या किया? बाहर मौजूद प्रोटॉन यूज कर लिए। अब बाहर पहले भी प्रोटॉन पड़े थे, अंदर आ गए, कमी हो गई। बाहर पड़े तो यूज हो गए, बाहर फिर कमी होगी। बाहर लगातार प्रोटॉन्स कम होते जा रहे हैं, अंदर लगातार प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है। वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करती है? वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स हेल्प आउट करती है इसके रोटेट करने में, जिससे प्रोटॉन बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हुए एटीपी बनाते हैं। तो ये प्रोसेस यहां पर होता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस एक 2 स्टेज प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, सनलाइट पड़ेगी और एटीपी भी बनेगी, NADPH2 भी बनेगा। तो इसकी प्रोडक्ट्स हैं एटीपी और NADPH2। तो ये यहां पर हम देख सकते हैं कि लाइट एनर्जी की मौजूदगी में पानी के मॉलिक्यूल टूटे, ऑक्सीजन गैस बनी, इलेक्ट्रॉन चलते गए, इनकी काफी सारी मूवमेंट से एटीपी भी बनी और NADPH2 भी बने। इसके बाद जो कैल्विन साइकिल का प्रोसेस है, कैल्विन साइकिल में क्या होता है? बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर आती है तो अंदर मौजूद एटीपी ये भी यूज होती है, NADPH2 ये भी यूज हो जाते हैं, और एक साइक्लिक प्रोसेस के जरिए एक बड़ा मशहूर एंजाइम है रुबिस्को। ये एंजाइम क्या करता है? ये 5 कार्बन शुगर की कार्बोक्सिलेशन भी करता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, डबल प्रोसेस कर सकता है। तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये क्या करता है? ये 3 कार्बन शुगर बनवाता है, जिससे आगे 6 कार्बन शुगर बनती है, फिर 12 कार्बन शुगर बनती है, फिर स्टार्च बनता है। तो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी कैल्विन साइकिल की, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 18 एटीपी और 12 NADPH2 को यूज करते हैं, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है 18 एडीपी, 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट और 12 NADP बनते हैं। कैल्विन साइकिल 2 दफा चलेगा तो ये इक्वेशन उससे जस्टिफाई होगी। ये डबल कैल्विन साइकिल की इक्वेशन है। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का हो गया। स्पेशल फीचर्स क्या है क्लोरोप्लास्ट के? ये अपने अंदर स्टार्च स्टोर कर सकते हैं, लिपिड स्टोर कर सकते हैं। फिर इनके पास स्ट्रोमा फिल ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें स्ट्रोम्यूल्स का हम नाम देते हैं। ये बाहर को निकली होती हैं साइटोसोल में, इनका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और बाकी ऑर्गेनेलिज के साथ लिंकेज कनेक्शन बनाने के लिए। फिर क्लोरोप्लास्ट सेल्स के अंदर कहीं पर बंधे नहीं होते, ये जहां पर लाइट होगी उस तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि मैक्सिमम लाइट पकड़े और फोटो डैमेज से भी बच सके। क्रोमोप्लास्ट समटाइम प्लास्टिड्स क्या करते हैं? अपने पास कलरफुल पिगमेंट स्टोर करते हैं, लाइक कैरोटिनाइड। अब कोई भी क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, कोई भी और प्लास्टिड हो सकता है। अगर वो अपने अंदर कैरोटिनाइड जमा कर रहा है तो वो कलरफुल हो जाएगा, और उसके कलरफुल होने का मतलब ये है कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेगा एज ए मीडियम ऑफ या वेक्टर ऑफ पोलिनेशन। वो अट्रैक्ट करेगा मुख्तलिफ तरह के कीड़ों मकोड़ों को भी और बर्ड्स को भी, ताकि वो आके पोलिनेशन करवा सके। इसके ये आपके पास ये क्रोमोप्लास्ट की डायग्राम है, ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम से मिलती जुलती डायग्राम है, और इसके अंदर आपको कैरोटिनाइड्स स्टोर्ड फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं, कैरोटिनाइड के क्रिस्टल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स की वो वाली टाइप है जो मुख्तलिफ चीजों को स्टोर कर सकते हैं। अगर ये स्टार्च को स्टोर करते हैं तो इन्हें अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है रूट्स, ट्यूबर्स, यानी कि पोटैटो के अंदर अमाइलोप्लास्ट वाफर होते हैं, और ये ग्रेविटी सेंसिंग होते हैं, स्टेटोलिथ हम इन्हें कहते हैं। ये रूट कैप के अंदर मौजूद होते हैं और बॉटम वाले पोर्शन में मौजूद होते हैं। ये बताते हैं कि रूट को किस तरफ ग्रो करना है, तो उससे में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एलियोप्लास्ट लिपिड्स और ऑयल्स को स्टोर करते हैं, ये सीड्स और पोलर्स में होते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, और ये बीन रूट टिप्स में और सीड्स में मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर इनका भी वैसा ही होता है जिस तरह बाकी प्लास्टिड्स का है, बस फर्क ये है कि इनके अंदर स्टोर्ड फूड इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनके बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बाय टाइम खत्म हो जाते हैं। तो ये आपके पास अमाइलोप्लास्ट है जिसके अंदर स्टार्च स्टोर है, एलियोप्लास्ट है जिसके अंदर लिपिड स्टोर है, प्रोटीनोप्लास्ट जिसके पास प्रोटीन स्टोर है। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपस में ये कन्वर्ट हो सकते हैं।
इसके बाद प्लास्टिड्स की कुछ और टाइप्स हैं, लाइक इटियोप्लास्ट। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है कि जब एक प्रोटोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट बन रहा आता है तो दरमियान में एक स्टेज आती है जिसे इटियोप्लास्ट कहते हैं। ये डार्क ग्रीन कलर के जो सीडलिंग्स होते हैं या अंधेरे में ग्रो करने वाले जो सीडलिंग्स होते हैं उनके अंदर इटियोप्लास्ट मौजूद होते हैं। कलर वाइज अगर हम इनको देखें, डार्क में ज्यादा ग्रो करने की वजह से ये पेल येलो कलर के होते हैं। उनकी बॉडी को हम प्रोलेमिलर बॉडी कहते हैं क्योंकि सेमी क्रिस्टलाइन इसके मेम्ब्रेनस से स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद है जिरोंटोप्लास्ट। ये ऐसे पौधों में पाए जाते हैं या ऐसे पौधों के ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं जो एजिड हो चुके हों और उनके अंदर ब्राउन कलर की सब्सटेंसेस जो है वो अकामुलेट होना शुरू हो जाएं, तो ये लीफ सेनिसेंस यानी कि लीफ की एजिंग के प्रोसेस के दौरान बनते हैं। रूडोप्लास्ट रेड एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह म्यूरोप्लास्ट जो है ये एल्गी की एक और टाइप है, ग्लूकोफाइट एल्गी, ये उसके अंदर मौजूद होते हैं और ये साइनोबैक्टीरियल सेल से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। फिर पेरिनोइड्स हैं, ये भी एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, या हॉर्नवर्ड्स एंथोसिरोप्सिडा ब्रायोफाइट्स के टाइप्स है जो उनके अंदर पाए जाते हैं। तो इनकी इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल है। प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, एटियोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट जिरोंटोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या अमाइलोप्लास्ट वापस क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि पौधे को लाइट मिल रही है, जब पौधा जेरे जमीन वो हिस्सा चला गया है, या पौधा यंग है या एजिड है। अगर लाइट प्रॉपर मिल रही है तो क्लोरोप्लास्ट उसके पास होगा। अगर अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, तो उसके नतीजे में क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा। उसमें फिर पिगमेंट पहले जमा होंगे, वो भी एक सिग्नल होगा। अगर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस स्टोर कर ली है तो उससे ल्यूकोप्लास्ट बन जाएंगे, और अगर डार्कनेस में बन रहा है तो उससे एटियोप्लास्ट बन जाएगा। अगर हम इसके जीनोम की बात करें तो इनका जीनोम प्रोकैरियोटिक नेचर का है, 120 जीन्स हैं, और इनकी साइज की बात करें तो 120 से 160 केबी तक इनका साइज होता है। इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन, सारी चीजें इनके पास मौजूद होती हैं। और अगर हम इनके अंदर जीनोम की कॉपीज की बात करें तो एक एक प्लास्टिड के अंदर 1000 तक भी डीएनए की कॉपीज हो सकती हैं। न्यूक्लियर कंट्रोल, 90% जो प्लास्टिड प्रोटीन्स होती हैं वो न्यूक्लियस की जीन्स की कोडिंग से बनती है, 10% इनकी अपनी कोडिंग से बनती हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहा होता है, उसके बगैर इसका गुजारा नहीं है। तो न्यूक्लियर प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। प्लास्टिड्स के फंक्शन, फोटोसिंथेसिस और उसके अलावा कौन से हैं? देखिए, एक तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फिर ये सब्सटेंसेस स्टोर कर रहे हैं, फिर ये खूबसूरत फूल और फल बना रहे हैं ताकि पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले कर सकें। एक जो चीज इनके अंदर डिफरेंट है कि ये इनके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, यानी कि फैटी एसिड और अमीनो एसिड सिंथेसिस इनके अंदर हो जाती है। पिगमेंट, हार्मोन, प्यूरिन और पिरिमिडिन सिंथेसिस भी इनके अंदर हो जाती है। सेकेंडरी लेवल के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं लाइक फिनोलिक कंपाउंड्स और फ्लेवोनॉइड जो इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी इनके अंदर बन जाते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर असिमिलेशन इनके अंदर हो जाती है। लिपिड बायोसिंथेसिस, स्पेशलाइज्ड किस्म के लिपिड्स इनके अंदर बन जाते हैं। और अगर फास्फेट कम अवेलेबल हो तो ये प्लास्टिड्स क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड लिपिड्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं, डीजी नाम के लिपिड्स बनाना शुरू कर देते हैं जो फास्फोलिपिड्स को रिप्लेस कर देते हैं। फिर इनका सेंसरी रोल भी है, ये ग्रेविटी को सेंस कर सकते हैं, तो पौधों की जियोट्रोपिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेस सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेट्रोग्रेड सिग्नलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस को सिग्नल भेज सकते हैं ताकि वो जीन एक्सप्रेशन को कोऑर्डिनेट कर सके इनकी जरूरत के मुताबिक। और फिर इनके पास स्ट्रोम्यूल्स मौजूद हैं। स्ट्रोम्यूल्स ऐसे आप कर लें कि दो घर हैं और दो घरों को हम एक कॉरिडोर के जरिए जोड़ रहे हैं, तो ये स्ट्रोम्यूल्स वो कॉरिडोर हैं। तो इस तरह ये प्लास्टिड्स के बहुत सारे आप कह सकते हैं डाइवर्स फंक्शंस हैं। प्लास्टिड्स की इनहेरिटेंस की बात करें तो ये यूनिपेरेंटल भी होते हैं लेकिन समटाइम्स बाई पेरेंटल भी होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर फीमेल गेमीट से आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मोस्टली मेल पोलन ग्रेन से आते हैं, जबकि कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं जिसमें दोनों पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटीज भी आपको इनकी देखने को मिलती हैं। तो आज के हमने लेक्चर में देखा कि प्लास्टिड्स जितना आप लोग जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, बहुत डाइवर्स फंक्शंस हैं। और जब आप प्लास्टिड्स को स्ट्रक्चर में कंपोनेंट बाय कंपोनेंट पढ़ते हैं और आप हर कंपोनेंट का फंक्शन अलग पढ़ते हैं तो कोई भी चीज मिक्सअप नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बेस्ट लेवल पे होती है। और यही
हमारा मिशन है एमके प्रिपरेशन से कि वो जो आप रूटीन की टेक्स्ट बुक्स पढ़ पढ़ के माजी के सिलेबस में फंसे हुए हैं, आप उससे निकलें और मॉडर्न डे में अपने आप को कंपीट कर सकें। इंशाल्लाह ये वीडियो लेक्चर सीरीज सुनने के बाद आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दे लेंगे तो आप बिल्कुल भी किसी किस्म की कमी अपने कंटेंट में या अपने कॉन्फिडेंस में फील नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा फायदा होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।